हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल से और फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 12th फिजिक्स। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिज्म के एंड में आ चुके हैं और अब हमारे पास बचे हैं 3 टॉपिक जो आज हम करके इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। जो 3 तरह के हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया था आपको, पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो डाया और पैरा हम पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। और जो थर्ड टाइप का था वो था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जैसे ही हैं। डेफिनेशन आप देखेंगे सेम है। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ईच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस बिहेव्स एज टाइनी बार मैग्नेट। पैरा की भी यही थी। एंड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जब इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो दीज सब्सटेंसेस गेट वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। उसमें था पैरा में वीकली, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। इसके एग्जांपल्स है सॉफ्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। ये कुछ इसके एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ईच मॉलिक्यूल बिहेव एज ए टाइनी बार मैग्नेट, एज ए डाइपोल, एंड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये देखिए, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आप देख रहे हो कि इसमें मैंने अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए, इनको बोलते हैं डोमेन्स। इन सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स। और इसमें आप देखेंगे जो अलग अलग पार्ट है, तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, जैसे ये पार्ट है, आप देख रहे हो ये, इसमें सभी मॉलिक्यूल क्या है? डाइपोल। सभी डाइपोल एक ही डायरेक्शन में सब। इसमें आप देखेंगे सभी एक डायरेक्शन में, इसमें सभी एक डायरेक्शन में। तो ईच सेक्शन के अंदर, ईच डोमेन के अंदर सभी मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ईच डोमेन हैज सम मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि एक डोमेन में सभी मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में है। सो दिस डोमेन हैज सम मैग्नेटिक मोमेंट। दिस डोमेन ऑल्सो, दिस डोमेन ऑल्सो, दिस डोमेन, सभी डोमेन्स मैग्नेटिक मोमेंट होता है उनका सबका, चाहे स्मॉल हो लेकिन सबका होता है। लेकिन पूरे मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। क्यों? कि आप देखिए डोमेन्स भी कैसे हैं? रैंडमली ओरिएंटेड। तो सभी डोमेन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। और अभी हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है और वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। इसको मैंने कुछ इस तरह से दिखाया है। सभी डाइपोल मोमेंट, जितने भी डाइपोल मोमेंट है, उसको मैंने 4 कंपोनेंट में तोड़ा। लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो 4 कंपोनेंट कर दिए। तो सब, तो 4, इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ। यदि मैं सबके, जैसे ये है, इसका कंपोनेंट करूँ तो एक उधर एक नीचे, इसका कंपोनेंट करूंगा तो एक ऊपर एक उधर, इसका कंपोनेंट करूंगा एक उधर एक नीचे। तो सबके इसका करूंगा तो एक कंपोनेंट इधर इधर। तो नेट इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि 4 कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो 1/4 का डाइपोल मोमेंट नीचे, इसका इधर, इसका उधर, इसका ऊपर। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो हम इसको भी इससे शो कर सकते हैं। जब हम एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखेंगे तो जैसे हमने ये अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो देखिए सभी मॉलिक्यूल डाइपोल है, डाइपोल को फील्ड में रखेंगे, उसमें टॉर्क लगेगा, वो फील्ड के अलोंग अलाइन करेगा। तो ये जो डोमेन का 1/4 पार्ट था, 1/4, ये तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस पर टॉर्क 0। लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल, इसके, इन पे सब पे टॉर्क लगेगा। और टॉर्क लग के ये टॉर्क क्या करेगा? इनको सबको फील्ड के अलोंग अलाइन करना शुरू कर देगा। फील्ड के अलोंग अलाइन करने का मतलब क्या है? कि सभी डोमेन्स का डाइपोल मोमेंट अब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे हम बी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होते जाएंगे और इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होने लगेगा।
कुछ इस तरह से ये सिचुएशन होगी, इस तरह से। अब देखिए सभी एक डायरेक्शन में हो गए, तो इस तरह से एक तरफ नेट नॉर्थ और एक तरफ नेट साउथ पोलैरिटी बन जाएगी और ये हो जाएगा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज ये हो गया और इसका एग्जांपल मैंने बताया। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस से ही मिलती जुलती है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे फेरोमैग्नेटिक की। मैं ये भी नहीं लिखवाऊंगा, आपको खुद नोट करनी है, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह है। पहला पॉइंट क्या था, वही सेम पैरामैग्नेटिक वाला कि व्हेन द बार ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड, it align itself with its longer axis along the direction of magnetic field. longer axis magnetic field की डायरेक्शन के along अलाइन होगा। तो पहला तो ये है, ठीक है। डायमैग्नेटिक में लॉन्गर एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता था, जबकि ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, मतलब इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या था कि जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, तो पहला तो एग्जांपल ये था, पोल्स को पास लेते हैं, फिर थोड़ा पोल्स को दूर लेते हैं, ठीक है। पोल्स को दूर लेते हैं तो पोल्स में फील्ड ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और बीच में वीक होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखोगे तो ये पोल पे इकट्ठा हो जाएगा और यहां पर प्रॉपर्टीज सेम वही है जो पैरामैग्नेटिक की है। हर बात में आपको स्ट्रॉन्ग बोलना है, हर बात को स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया। जब हमने सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, तो जब पोल पास में होते हैं तो बीच में फील्ड ज्यादा होता है ना, तो देखो सारा बीच में इकट्ठा हो गया। मींस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। जब पोल्स दूर होते हैं तो बीच में फील्ड वीक होता है, पोल्स पे ज्यादा होते हैं। तो पोल्स पे ज्यादा है तो देखो पोल्स पे इकट्ठा हो गया, बीच में डिप्रेशन हो गया, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लिंब वाला था, इसमें ऊपर लेवल चढ़ेगा, इसमें नीचे। डायमैग्नेटिक में क्या हो रहा था, इसमें नीचे इसमें ऊपर, लेकिन इसमें उल्टा है, ऊपर जाएगा, पैरा में भी ऊपर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है ये, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी एक से बहुत ज्यादा होगी। क्यों? रिलेटिव परमिएबिलिटी इंड्यूस्ड अपॉन अप्लाइड, तो इंड्यूस्ड बहुत ज्यादा होगा अप्लाइड से, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो रहे हैं ना, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। तो B will be greater than B naught, so B is greater than B naught, तो mu s is very very greater than 1। अब mu r is equal to 1 plus psi, susceptibility is equal to mu r minus 1। mu r is very very greater than 1, so susceptibility is positive and large, positive and large susceptibility इनकी होगी। और it obeys Curie law, Curie law को obey करते हैं, जो मैं भी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको कि susceptibility इनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी थी कि जब किसी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं ना, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रांगली प्रीफर, अब आपको प्रीफर नहीं लिखना, स्ट्रांगली प्रीफर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांगली प्रीफर टू पास थ्रू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी जो आप खुद नोट कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना क्यूरी लॉ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्यूरी लॉ, जो हम बार बार में क्यूरी लॉ पढ़ रहे थे उसके बारे में। क्यूरी लॉ क्या कहते हैं, देखो क्यूरी लॉ में बता देता हूँ। जैसे हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जब हम कोई फील्ड अप्लाई नहीं करते तो वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका 0। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, मान लो आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स H अप्लाई किया, जिसकी वजह से सभी मॉलिक्यूल्स फील्ड की अलोंग अलाइन होने लग गए, और उनकी काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम मींस टेम्परेचर जितना कम होगा उतना इजीली ये सब अलाइन हो जाएंगे और ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। कम H अप्लाई करने से ही ये
इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसका मतलब इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो लार्ज है ना, इजीली मैग्नेटाइज हुआ। लेकिन यदि हम इसका टेम्परेचर, मान लो हमें अब H अप्लाई करना पड़ा इन सब मॉलिक्यूल्स को अलाइन करने के लिए, इसको फुल्ली मैग्नेटाइज करने के लिए, लेकिन यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो ये मॉलिक्यूल्स में थर्मल एजिटेशन आने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स में रेंडमनेस आने लगेगी, थर्मल एजिटेशन, ये फिर इधर उधर जिगजैग होने लगेंगे। ये जिगजैग होने लगेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट घटेगा, ससेप्टिबिलिटी भी घटी ना, टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट घटने लग गया, मॉलिक्यूल्स इधर उधर होने लग गए, तो हमें और ज्यादा H अप्लाई करना पड़ेगा, H अप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी घटी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, I/H, I मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो पहले I के लिए H अप्लाई करना पड़ा, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसी I के लिए हमें और ज्यादा H अप्लाई करना पड़ेगा ताकि फिर से सारे अलाइन हो जाए, और टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स और ज्यादा हिलेंगे, और ज्यादा H अप्लाई करना पड़ेगा, तो ससेप्टिबिलिटी घटेगी। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, ससेप्टिबिलिटी decreases, that's why susceptibility is inversely proportional to temperature. So it was found that क्या, it was found that the, तो हमने क्या पाया कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, H के। जितना ज्यादा H मैग्नेटाइजिंग फोर्स देंगे उसमें उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। सो I is directly proportional to H and I is inversely proportional to temperature, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घटेगा, बताया मैंने अभी। H बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, और यदि T को बढ़ाओगे तो I घटेगा, H बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, T बढ़ाओगे तो I घटेगा। तो इस तरह से हम इसको कंबाइन करेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू H बाई T, और I इज इक्वल टू सम कांस्टेंट H अपॉन T। C यहाँ पे क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, और यहां से हम देखेंगे कि I अपॉन H दोनों तरफ H से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा C अपॉन T। I अपॉन H क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी, C अपॉन T। C क्या है, कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट, इसको हटा देंगे तो psi इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, और psi इज इक्वल टू C बाई T। दिस इज अबाउट क्यूरी लॉ। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, कोई भी डाउट होता पूछें। और अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट का लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलो एंड नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार, और आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12th, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिज्म, or you can say this is the last topic of this unit. With this unit we will complete the entire unit magnetic effect of current and magnetism. Very important unit है ये, पूरी की पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आता है, 2 और 3 के मार्क्स क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं। तो आप इसके हर टॉपिक को अच्छे से करें, खासकर जिन टॉपिक्स को मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, सबको नहीं कहा मैंने, लेकिन कुछ टॉपिक्स को मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, 101% एग्जाम में आएंगे। सुनोगे, समझोगे, गौर करोगे और अमल करोगे उन बातों पे तो आपका भला होगा, नहीं तो इग्नोर करोगे तो नुकसान सिर्फ आपका होगा। ओके, तो चलिए हम ये पढ़ते हैं। हिस्टेरेसिस करो, हिस्टेरेसिस करो क्या है, देखिए इधर H हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसमें इधर हम लेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स H और इधर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें इंड्यूस हुआ है। और आपको पता है ना एक चीज कि B इज इक्वल टू म्यू H, तो B और H का ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये ले लिया, ठीक है, और इसके सभी मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई इधर है कोई उधर है। आपको पता है जब तक हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो सब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 है। अब जैसे जैसे हम इसको H देंगे,
H की वैल्यू मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे अलाइन करने लगेंगे, H के अलोंग अलाइन करने लगेंगे, अलाइन करने लगेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ता जाएगा। H बढ़ाते जाओ, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स विल अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ H, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए ग्राफ में कि जैसे जैसे H बढ़ रहा है उसी तरह से B भी बढ़ता जाएगा। और जब ये सारे मॉलिक्यूल्स फील्ड के अलोंग, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अलोंग, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के अलोंग अलाइन कर लेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम हो जाएगा। H की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पर मान लो वो वैल्यू कितनी है, H0, उस पर सारे मॉलिक्यूल अपने आप को फील्ड के अलावा अलाइन कर लेंगे और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम पे इस तरह से, ठीक है। अब आप वापस चलिए, H को कम करना शुरू करिए। अब H को हम रिड्यूस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स तो फिर से रेंडमाइज होने लगेंगे, इरेगुलर होने लगेंगे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन रिड्यूस होने लगेगा, घटने लगेगा। तो अब आप H की वैल्यू को वापस कम करें तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी कम हो रहा है, लेकिन जिस पाथ से ये बढ़ा था उस पाथ से ये नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फोर्स से जिस पैटर्न से इन्होंने अपने आप को फील्ड के अलोंग अलाइन किया था तो हो सकता है कि उसके अलोंग ये वापस नहीं आएंगे। तो H के साथ B घटेगा जरूर, H घटेगा तो B भी घटेगा, क्योंकि ये सभी रेंडमाइज होने लगते हैं, इरेगुलर होने लगते हैं। तो आप H की वैल्यू कम करते जाइए और H की वैल्यू कम करते करते हमने कर दी 0। हम क्या देख रहे हैं कि H की वैल्यू 0 करने के बाद भी B की वैल्यू 0 नहीं हुई, यानी कि H 0 कर दिया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा दिया, फिर भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन बचा रह गया, कुछ मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर बचा रह गया। तो वो जो वैल्यू है इतनी है जो बची रह गई मैग्नेटिक इंडक्शन की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी बोलेंगे इस वैल्यू को, जितनी वैल्यू इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की या मैग्नेटिक इंडक्शन की बच जाती है, रेजिडुअल इसको बोलते हैं। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, जो फील्ड इसके अंदर रह गया, H हटा दिया हमने, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटा दिया, तो इसके अंदर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन बचा रह गया, इसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। H 0 करने के बाद भी, एक्सटर्नल फील्ड हटाने के बाद भी उसके अंदर जो बचा रहेगा रिटेंटिविटी। अब हम क्या करेंगे, H को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू करेंगे, इधर बढ़ाना शुरू करेंगे, H की डायरेक्शन बदलेंगे। अच्छा, इसमें जो कुछ बचा रह गया था वो किस कारण बचा रहा होगा कि कुछ ज्यादातर मॉलिक्यूल क्या हो गए, H को 0 करने के बाद ज्यादातर मॉलिक्यूल्स पहले की पोजीशन में आ गए, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स अब भी उसी डायरेक्शन में अलाइन है, बाकी बचे हुए इधर उधर हो गए होंगे, ऐसे हो गए होंगे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी फील्ड के अलोंग अलाइन थे, उनके कारण इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन बचा रहा, ठीक है। अब हम H की वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन बढ़ाना शुरू करेंगे, H की वैल्यू इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ये अलाइन थे ना उधर, उनमें अब रोटेशन होने लगेगी, वो भी इरेगुलर होने लगेंगे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कम होने लगेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन कम होएगा, जैसे जैसे इधर मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाओगे मैग्नेटिक इंडक्शन कम होगा, और H की इस वैल्यू के लिए, मान लो H डैश है, H की इस वैल्यू के लिए इसका ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन था वो 0 हो गया, मतलब ये सब्सटेंस पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो गया। थोड़ा बहुत जो इसके अंदर मैग्नेटिज्म बच रहा था ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में इतनी H की वैल्यू थी और ये पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो गया, इसमें कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बचा, ये कोई चुंबक अब नहीं है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की ये जो वैल्यू है, जिस वैल्यू से ये पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो गया, इसे हम कहते हैं कोरेसिविटी। कोरेसिविटी इसको बोलते हैं। कोरेसिविटी क्या होती है, दैट मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन व्हिच डीमैग्नेटाइज द गिवन सब्सटेंस या व्हिच
मेक द रिटेंटिविटी जीरो, वो रिटेंटिविटी को जीरो कर देता है, वो मैग्नेटाइजिंग, उसका जो मैग्नेटाइजेशन था उसे कम कर जीरो कर देता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देता है सब्सटेंस का, वो रिटेंटिविटी है। तो अब सब्सटेंस इस पोजीशन में आ गया, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक इंडक्शन अब नहीं बचा। अब हम H को मान लो इसके आगे और बढ़ाएंगे तो अब मॉलिक्यूल्स फिर से इसी के अलोंग अलाइन होने लगेंगे। अब मॉलिक्यूल्स फिर से इसके अलोंग अलाइन होने लगेंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल्स इधर आने लगेंगे, पहले उधर थे, अब H की डायरेक्शन बदल गई तो ये भी बदल गया ना इधर, तो अब मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे बढ़ेगा, H बढ़ता जाएगा और मैग्नेटिक इंडक्शन भी बढ़ता जाएगा। और सेम वैसे ही जब सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेंगे H की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, वही H नोट पे, तो एक सैचुरेशन आ जाएगा। मतलब उसके बाद H नोट बढ़ाने के बाद आप H नोट की वैल्यू, H की वैल्यू कितनी बढ़ाइए, मैग्नेटिक इंडक्शन और नहीं बढ़ेगा, सैचुरेशन आ जाता है यहाँ भी और यहाँ भी, जब सारे मॉलिक्यूल अलाइन हो गए सैचुरेशन। और सिमिलरली जब H को आप करना शुरू करेंगे कम, H goes on decreasing, magnetic induction also goes on decreasing but along different path. And again when magnetizing intensity becomes zero, some magnetic induction remains in the substance and that remaining magnetic induction is known as retentivity. और अगेन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे H को तो ये रिटेंटिविटी जैसे इधर इसने जीरो की थी ऐसे ये जीरो कर देगा H, इसे कोरेसिविटी कहेंगे। और उसके बाद आप H और बढ़ाओगे तो ये फिर से इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा और यहाँ आके मैक्सिमम हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे और ऐसे, ये बन गया एक लूप, इसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। समझा दिया मैंने, आप पूरी नोटबुक के अंदर इसको खुद नोट करेंगे, जो भी मैंने बोला उसको नोट करेंगे। अब देखिए इसमें तीन चीजें क्या है। नंबर 1 रिटेंटिविटी, जो इसमें हमें यूज करनी है रिटेंटिविटी। दूसरी है कोरेसिविटी और तीसरी है एरिया एनक्लोज्ड बाय लूप ने जो एरिया एनक्लोज किया ये पूरा एरिया इसके अंदर का, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों का हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई मटेरियल सेलेक्ट करने में। जैसे हमें बनाना है परमानेंट मैग्नेट, हमें बनाना है परमानेंट मैग्नेट। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, परमानेंट मैग्नेट किसी मटेरियल से बनता है, जब उस मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है, एक ऐसे मटेरियल को चूज करना है जो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाए और एक्सटर्नल फील्ड हटाने पर उसके अंदर जो फील्ड बचे वो भी ज्यादा बचे, यानी कि उसकी रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए ना। H जीरो करने के बाद जब उसको हटा देंगे, फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटाइज हो जाएगा, फील्ड हटा दे तो उसकी रिटेंटिविटी हाई हो। तो नंबर 1 परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी। और दूसरा क्या खाली हाई रिटेंटिविटी से काम चल जाएगा, कोरेसिविटी भी तो हाई होनी चाहिए। कोरेसिविटी मतलब मान लो हमने ऐसा मटेरियल ले लिया जिसकी रिटेंटिविटी तो हाई है, जैसे सॉफ्ट आयरन। देखो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस रूप ऐसा आता है, देख रहे हो आप सॉफ्ट आयरन का। और स्टील का भी दिखा देता हूं मैं आपको। स्टील एक एलॉय है, उसका आता है कुछ इस तरह का, ये स्टील का है। अब आप किसको एज ए परमानेंट मैग्नेट चूज करेंगे, स्टील को या सॉफ्ट आयरन को। स्टील की रिटेंटिविटी कम है, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा दिया तो सॉफ्ट आयरन के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। लेकिन आप एक चीज और देखिए, इसकी कोरेसिविटी बहुत कम है, कोरेसिविटी बहुत कम है, यानी कि थोड़ा सा फील्ड अप्लाइड करा इस पे, ये तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो क्या फायदा कि फील्ड में रखा तब तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, फील्ड हटाते एक साथ वो थोड़ा सा फील्ड अप्लाई किया है अपोजिट डायरेक्शन में
तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो परमानेंट कहा रहा। और इसमें देखिए इसकी रिटेंटिविटी हालांकि सॉफ्ट आयरन से तो कम है लेकिन फिर भी ज्यादा है, साथ में इसकी कोरेसिविटी भी ज्यादा है, यानी कि ये सही रहेगा स्टील जिसकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा है और कोरेसिविटी भी ज्यादा है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बचे और दूसरा उसको इजीली डीमैग्नेटाइज ना किया जा सके, यानी कि उसकी कोरेसिविटी भी हाई हो। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी ये भी होनी चाहिए। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है हमें। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। सोलेनोइड का फील्ड होता है, सोलेनोइड का फील्ड बार मैग्नेट जैसा होता है, तो इसके अंदर हम कुछ इंसर्ट करते हैं दूसरा मटेरियल जिससे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होती है। करंट देंगे तब तक तो इसके अंदर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, करंट ऑफ करते के साथ फील्ड खत्म। तो हम ऐसा कौन सा मटेरियल इसमें रखें कि जब करंट हम देंगे तो इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से बहुत स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाए, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाए, और करंट ऑफ करते के साथ वो तुरंत डीमैग्नेटाइज भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम कोई भी ब्लॉक उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो करंट दिया तो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाए ताकि उसको उठा ले, और उठा के जैसे कोई कहीं पे छोड़ना हो उसे तो करंट ऑफ करते के साथ तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो ऐसा कौन है? सॉफ्ट आयरन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होगा जब करंट देंगे और करंट ऑफ करते के साथ तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए किसको चूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन। और इसके लिए हम किसको चूज कर रहे हैं? स्टील, एल्निको, ये कुछ ऐसे मटेरियल है जिनमें परमानेंट मैग्नेट बनाने की एबिलिटी है। एक लास्ट इसमें रह गया एरिया क्लोज्ड। एरिया हमें क्या देता है? एरिया इसका हमें देता है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस इज गिवन बाय एरिया ऑफ लूप। एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। ये इसका यूज होता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उन दोनों कॉइल को एक ऐसे मटेरियल पे लपेटना होता है जिसमें हिस्टेरेसिस का एनर्जी लॉस कम हो। एनर्जी लॉस किसका कम होगा? जिसका लूप नैरो होगा। तो अब आप देखिए ट्रांसफार्मर की कॉइल में इसे यूज करोगे या इसे यूज करोगे? किसे यूज करोगे? पता चल गया, ये मरियल है जो, क्योंकि एरिया लूप का कम है तो एनर्जी लॉस कम है, और लूप का एरिया ज्यादा है तो एनर्जी लॉस ज्यादा है। तो ट्रांसफार्मर की कोर में हम किसको यूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन को। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होगा, हिस्टेरेसिस लॉस होगा, और हिस्टेरेसिस लॉस जिसका लूप एरिया ज्यादा कवर करेगा उसका ज्यादा लॉस। तो हम इसको थोड़ी यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो इस प्रकार हम इस यूनिट को यहीं पे खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। आपको इस यूनिट में से कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछें और रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो तब तक आप बने रहें, इसको रिवाइज करें। थैंक यू।